Good evening, students. Welcome to Learners Academy. So, we are at exercise number 16.3, part 2. In the morning session, we completed half the exercise. 16.1 part 1 में हमने 16.3 पार्ट 1 में हमने 1 to 10 क्वेश्चंस खत्म किए हैं बच्चों देखो यहाँ तक हमने कर लिए हैं। एक बार वेरीफाई करो, यहाँ तक हो गया ना? ओके, सो 16.3 पार्ट 2 में वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। 16.3 पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे एंड पूरा का पूरा खत्म करेंगे। कितने टोटल है? 21। ठीक है, चलिए तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी आर फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इवेंट्स बेस्ड ऑन द एक्सियोमेट्रिक अप्रोच एज वेल एज दो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है इक्वली लाइकली आउटकम्स, दोनों का यूज करते हुए प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें सीख रहे हैं जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का यूज करते हुए। ठीक है, पढ़ो। इन ए लॉटरी, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो पहले तो। In a lottery, a person chooses 6 different natural numbers at random from 1 to 20। एक लॉटरी सिस्टम है जिसमें एक आदमी टिकट खरीदता है, उसको टिकट खरीदने जैसे टिकट खरीदता है तो उसको 1 से लेकर 20 तक 6 नंबर चूज करने हैं, नेचुरल नंबर। 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स में से 6 नेचुरल नंबर उसको चूज करने हैं। चूज कर लिए, जैसे किसी ने मान लो चूज कर लिया 3, 5, 10, 11 या 17, ऐसे कुछ भी चूज कर लिया। तो अब अगर आपके चूज किए हुए 6 नंबर्स लॉटरी कमेटी ने ऑलरेडी 6 नंबर्स फिक्स किए हुए हैं, उनसे मैच हो जाएं तो आप प्राइज जीत जाते हो, अदरवाइज आप हार जाते हो। समझ गए? मतलब लॉटरी में पहले से फिक्स है कि ये 6 नंबर है, अब आपको मौका दिया जाता है, आप अपने 6 नंबर चूज करो। अगर एग्जैक्टली मैच हो जाता है, एग्जैक्ट मैच है ना, एक भी नंबर इधर उधर ना, एग्जैक्ट मैच हो जाता है तो आप ये प्राइज जीत जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, जब वो नंबर चूज करने की बात कर रहा है तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो लॉटरी के जो नंबर सेलेक्टेड हैं वो यही है मान लो, है ना। और आपने जो जिस अनुष्का ने नंबर सेलेक्ट किया तो अनुष्का ने पहले 10 सेलेक्ट कर लिया, फिर 17 सेलेक्ट कर लिया, फिर 5, फिर 3 और फिर 11, तो भी वो प्राइस जीत जाएगी क्योंकि नंबर्स तो मैच कर गए ना, उस सीक्वेंस में मैच नहीं किए जिस सीक्वेंस में लॉटरी कमेटी ने फिक्स किए हुए हैं। बट है ना, आपको बस नंबर सेलेक्ट करने हैं, आपको उसको सीक्वेंस में अरेंज नहीं करना है। ठीक है, समझ गए ना? आपको हिंट भी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज इन द गेम? तो कोई भी अगर पर्सन वो 6 नंबर चूज करता है तो क्या संभावना है कि वो प्राइज जीत सकता है? समझ आया क्वेश्चन? ठीक है, अब देखो अपन ने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में साफ साफ सीखा है कि जब सीक्वेंस मैटर नहीं करता तो अपने को कितने तरीकों से अपन वो 6 नंबर चूज कर सकते हैं ये पता लगाने के लिए कॉम्बिनेशन फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। और अगर सीक्वेंस मैटर करता है तो फिर परमुटेशन फॉर्मूला सीखा है ना अपन ने। एनपीआर एंड एनपीसी का मतलब क्या होता है बोलो, करो रिवाइज। एनपीआर एंड एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनपीआर का मतलब, नहीं मतलब क्या होता है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं मैं। एनपीआर का मतलब है वेज ऑफ चूजिंग या वेज ऑफ अरेंजिंग, इसमें अरेंजमेंट है ना। वेज ऑफ अरेंजिंग आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने के तरीके कौन देता है हमको? एनपीआर। और ये क्या देता है? ये भी सेम चीज देता है बट ये अरेंजिंग नहीं देता है, ये चूजिंग देता है या सेलेक्टिंग देता है। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसमें ऑर्डर मैटर भी करता है। तो यानी कि एनपीआर तो लगेगा नहीं क्योंकि हमको हिंट भी दे रखा है, ऑर्डर ऑफ द नंबर इज नॉट इंपॉर्टेंट। और हिंट ना भी देता तो भी क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता चल रहा है कि 6 नंबर चूज करने अपने को, उनको अरेंज नहीं करना है। ठीक है, चलो। तो अब मुझे एक चीज बताओ, हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए जीतने की, जैसे मैंने कुछ 6 नंबर चूज किए, अब वो उससे मैच करेंगे जो ऑलरेडी सेट है तो ही तो मैं जीतूंगा। तो मुझे जीतने की प्रोबेबिलिटी चाहिए तो मुझे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि टोटल कितने 6 नंबर्स हो सकते हैं। मतलब 6 नंबर्स के मैं अरेंजमेंट बनाने बैठूं तो कितने अरेंजमेंट्स बनेंगे? 1 से लेके 20 तक की संख्याओं में से अगर मैं 6 नंबर्स चूज करके अरेंजमेंट बनाने बैठूं, समझ गया ना क्या कहना चाह रहा हूं? अरेंजमेंट बनाने बैठूं तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, पहले तो वो सोचना है अपने को। ठीक है, और उन सारे अरेंजमेंट जितने भी वो बनेंगे उनमें से एक अरेंजमेंट ही करेक्ट प्राइस विनिंग अरेंजमेंट है, बाकी सब तो बेकार है। क्योंकि एक ही है जो उन्होंने तो एक ही नंबर सेट किया है ना, मतलब 6 नंबर उन्होंने चूज कर लिए तो अब एक ही तो नंबर सेलेक्ट किया होगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो अपने को पहले पता लगाने करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ, जैसे वो सैंपल स्पेस में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं वो पता लगाते हैं, तो वो पता लगाने के लिए अपने को क्या पता लगाना पड़ेगा कि 1 से लेकर 20 में कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं। जितने भी होंगे फेवरेबल तो एक ही, 1 डिवाइडेड बाय दैट विल बी अवर आंसर। समझ में आ गया अच्छे से? चलो, तो उसको करते हैं स्टार्ट। प्रेजेंटेशन देखो कैसे करेंगे हम। हियर इट इज गिवन दैट is given that the
lottery committee, the lottery committee has already fixed an arrangement of six natural numbers from 1 to 20, ठीक है। तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालते हैं ना। सो टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कैसे निकालेंगे? कॉम्बिनेशन फॉर्मूला से। 20 नंबर है, उसमें से 6 सेलेक्ट करने, तो 20C6। और अगर वो मैटर करता, सीक्वेंस मैटर करता, तो 20P6 हो जाता। बस इतना से ध्यान रखना, 20C6। चलो अब इसको सॉल्व करना तो आता ही है बाय फॉर्मूला। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 6 यानी 14 फैक्टोरियल, और फिर 6 फैक्टोरियल, यही तो होता है। अब इसको काटो पीटो। सो 14 फैक्टोरियल तक तो ले आओ, थोड़ा कैलकुलेटिव है। 19, 18, 17, 16, 15 एंड 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अगेन 14 फैक्टोरियल, तो सेम। और 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करेंगे तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, फाइन। अब चलो काटते हैं इसको, जो जो कट रहा है। सो 14 फैक्टोरियल से तो 14 फैक्टोरियल सीधा सीधा गया। देन आ जाओ, और क्या गया? देखो 3 5 जा 15 काट रहा हूँ मैं, 3 5 जा 15 गया। और देखो 4 2 जा 8, 8 से 2 टाइम्स, 8 2 जा 16 गया। देन 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो ये बचा है मेरे पास 20 इंटू 19 इंटू 6 इंटू 17। बस ये बचा है, 4 नंबर्स बताए। तो 20 इंटू 19 इज 380, एंड 17 6 जा कितना होता है? 102। करो 380 इंटू 102 करो, क्या रहा है? 38760। ये तो होगा टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट्स। भाई अगर कमिटी ने 20 नंबर में से 6 नंबर्स सेलेक्ट करके एक विनिंग अरेंजमेंट सेट किया होगा, तो वो 38,760 में से कोई किया होगा, क्योंकि इतने अरेंजमेंट सेट हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो अरेंजमेंट सेट ही नहीं हो सकते। तो ये तो है टोटल पॉसिबल वेज जिससे वो अरेंजमेंट सेट कर सकते हैं। इन 38,760 में से एक ही करेक्ट है, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 डिवाइडेड बाय 387। फेवरेबल तो 1 ही है, और टोटल इतने, समझ गए ना? तो इससे ज्यादा अरेंजमेंट बन नहीं सकते। हाँ सोचो, बताओ। देखो 20 नंबर्स हैं, सपोज करो आप कमेटी के अंदर हो, है ना? आप कमेटी के अंदर हो, तो आपने एक नंबर सेट कर दिया, है ना? विनिंग प्राइस एक सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं आया, अब मेरे को 20 नंबर दे दिए गए। उसमें से मुझे 6 नंबर चूज करने, जिसमें मैंने एक चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, ये चूज कर लिया। मेरे पास कितने तरीके, मैं कितने तरीकों से चूज कर सकता हूँ? वो तो हो गए टोटल नंबर ऑफ तरीके। तो 20C6 तरीके हैं मेरे पास। जैसे मैंने 19 20 17 5 और 2 सेलेक्ट कर लिया, एक तरीका। दूसरा तरीका मैंने 1 3 7, मैंने सोचा भाई चलो और नंबर सेलेक्ट करता हूँ, 1 3 5 7 9, ये भी सेलेक्ट कर लिया। कैसे भी करके मैं ऐसे करके 38,760 तरीके में जो इसको सेलेक्ट करने हैं, जब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा भाई, 1 के बाद 3 सेलेक्ट करना या 3 के बाद 5 सेलेक्ट करना, ये मैटर नहीं कर रहा, किसी के बाद कुछ भी कर लो। तो ये तो टोटल तरीके हो गए, यानी मेरे पास इतने तरीके थे, मैं कोई भी नंबर मेरा चूज कर सकता था, है ना? ये तो टोटल तरीके हो गए। लेकिन इन सारे तरीकों में से एक तरीका ही तो सही है ना, जो मेरे को करेक्ट आंसर, करेक्ट विनिंग प्राइस दिलवा रहा है। ठीक है, तो फेवरेबल तो हो गया एक, और टोटल अरेंजमेंट्स पॉसिबल हैं इतने, तो 1 डिवाइडेड बाय 38760 हो गई प्रोबेबिलिटी। ठीक है, समझ आएगा अभी तो अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। आउट ऑफ these arrangements, it is given that only one arrangement will win the lottery, will win the lottery prize. So probability
सो प्रोबेबिलिटी जिस जिस लैंग्वेज में पूछा है, ऑफ विनिंग द प्राइज, ऑफ विनिंग द प्राइज, winning the prize in the game, in the game इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/3, 8, 7, 6 आंसर मैच कर। ठीक है। अभी मान लो ज्यादा अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे सोचो, मान लो 20 नंबर है और एक ही नंबर सेलेक्ट करना होता, तो कितने तरीके होते चूज करने के? 20 तरीके होते हैं, यही तरीके होते हैं ना। तो 20C20 होता है उसमें, 20C1 होता, सॉरी 20C1, एक नंबर ही चूज करना है तो 20C1, 20 आंसर आएगा, 20C1 सॉल्व कर लेना। तो टोटल तरीके उसमें से एक आंसर सही होता है 1/20। मान लो दो नंबर सेलेक्ट करने होते तो 20C2, तो टोटल तरीके हो जाते हैं, और एक एक उसमें से आंसर से, क्योंकि विनिंग प्राइस तो एक ही रहता है हमेशा जो भी अपन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना। मूवीज अगर में देखा होगा ना, लोग लॉटरीज खरीदते हैं, उसमें से अगर उसका करेक्ट परफेक्ट मैच आ जाता है तो वो लॉटरी वो जीत जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब अगले कुछ क्वेश्चंस आपके सेट थ्योरी के से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अपन ने इवेंट्स में किए थे। इवेंट्स को सेट थ्योरी से एनालॉगस मानते हुए किए थे, यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट, ये सारे इजी इजी क्वेश्चन है, बड़े सरल सरल है ना। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। देखो कंसिस्टेंटली डिफाइंड होने के लिए हमको कुछ चीजें चेक करनी पड़ेंगी। ठीक है। हमने आपको बताया था, शायद आपको याद हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बारे में खास बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, वो कभी भी, जैसे पहला क्वेश्चन रीड आउट करें, क्या क्या चीजें गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी, ये इतना, ये इतना, इतना, तो कभी भी कंसिस्टेंट चेक करनी हो तो मैंने आपको बताया था ना, वेन डायग्राम के अंदर प्रोबेबिलिटी भी पुटअप कर सकते हो। केवल आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं पुटअप कर सकते, आप प्रोबेबिलिटीज भी पुटअप करके सेट देख सकते हो कि ये कंसिस्टेंटली डिफाइंड है कि नहीं है। तो लेट से ये ए है, ये लेट से बी है। अब मैंने आपको बताया था कि हमेशा आपको स्टार्ट इंटरसेक्शन से करना है। किससे करना है? तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.6। तो बीचों बीच तो आ गई 0.6, यहाँ पे आ गई 0.6। अब अगर यहाँ पे 0.6 आ गई तो पूरी ए में कितनी है? ये ए है और ये बी है ना, तो पूरी ए में कितनी है? तो पूरी ए में 0.5 कैसे हो सकती है जब बीच में 0.6 है? उससे ज्यादा या तो कुछ भी नहीं होगी, मान लो 0 होगी, तो भी पूरे ए में मिला के 0.6 ही होगी। 0.5 कैसे हो सकती? नहीं हो सकती ना, यहीं पे फेल हो गए अपन। ठीक है। अच्छा, इधर तो फिर भी सेट हो सकता है क्योंकि पूरी बी में कितनी है? 0.7, जिसमें से 0.6 इंटरसेक्शन में, तो बची हुई बाहर 0.1 आ सकती है। तो इधर तो कंसिस्टेंट डिफाइंड, लेकिन इधर नहीं है, तो यहाँ से यानी कि ये इट इज नॉट कंसिस्टेंट। तो इसका अपन आंसर ऐसे वेन डायग्राम बना के भी दे सकते हैं। अदरवाइज सिंपल सा तरीका है, आपको हमेशा याद रखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, हमेशा छोटी या बराबर होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से, बड़ी नहीं हो सकती। एंड हेयर, हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है ना, ये हमेशा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए से और बी से, दोनों से या तो बराबर हो सकती है या छोटी हो सकती है, बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना, क्योंकि इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, तो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे तो कॉमन एलिमेंट्स इतने कितने कॉमन आ जाएंगे कि उससे बड़ा सेट बन गया, वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ए इंटरसेक्शन बी इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए या बी, ऐसा नहीं होगा कि ए इसका सबसेट हो। ठीक है, डन। सो मैं लिख दूंगा, सो द probability distribution is not consistently defined, probability distribution is not consistently defined। डन। अब देखते हैं अगला वाला, है ना, कर दूं उसको डिलीट? ठीक है। अगले वाले में हमको इंटरसेक्शन नहीं दे रखा है, यूनियन दे रखा है। क्या दे रखा है? यूनियन। तो दो तरीके हैं करने के, या तो आप पहले यूनियन से इंटरसेक्शन निकाल लो। आपको बताया ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, बोलो। ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो आप पहले ये निकालो, ये मिसिंग है, तो जो जो चीजें गिवन है वो पुट अप द वैल्यूज। तो ए यूनियन बी कितना गिवन है? 0.8। ए कितना गिवन है? 0.5। बी कितना गिवन है? 0.4। एंड ए इंटरसेक्शन भी तो निकालना है। सो यहां से इसको इधर भेज दो, 0.8 को इधर भेज दो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है 5 और 4 9, 0.9
और 0.8 उधर जाएगा -0.8 यानी कि 0.1। सो यू कैन सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है 0.1 है, तो 0.1 इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, इज लेस देन और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और नीचे दोबारा लिख लो इज लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो इसमें अपन क्या लिख देंगे, इट इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। लिखो, हेलो हेलो। सो वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज कंसिस्टेंटली डिफाइंड। तो इसमें आंसर आ जाएगा यस, पिछले वाले में नो, इसमें यस। बताओ समझ आया? तो ये एक तरीका है, इसका कंक्लूजन हो गया कंसिस्टेंटली डिफाइंड, कंसिस्टेंटली डिफाइंड। और दूसरा तरीका ये है कि आपको इंटरसेक्शन ना निकाले, यूनियन निकाल, यूनियन से भी देख सकते हो आप। जैसे इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों से या तो बराबर या छोटा, उसी तरीके से यूनियन जो होता है वो दोनों से बराबर या बड़ा। बराबर तो दोनों हो सकते हैं, बराबर तो दोनों हो सकते हैं, और फिर बड़ा होंगे, छोटा नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आप वैसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते हो कि ये इससे भी बड़ा आ रहा है, इससे बड़ा। अच्छा, और कुछ भी ना समझ में आया तो फटाफट से वेन डायग्राम बना, बोले रफली बना के देख लो, क्योंकि आएगा तो एक नंबर में आ गई है। वेन डायग्राम बना के देखो कंसिस्टेंटली डिफाइंड हुआ कि नहीं हुआ, चेक करते हैं अपन। देखो ये ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है इस पूरे में, है ना। अब आपको इस, अच्छा आपको इंटरसेक्शन इसके लिए निकालना ही पड़ेगा। अभी अपन ने क्या निकाला था इंटरसेक्शन 0.1, सो 0.1 में यहाँ पर पुटअप कर दूं। देखो अब 0.1 ये ए में 0.1 है, तो ए इसमें इंटरसेक्शन में, तो ए में कितना है 0.5, तो इधर बाहर कितना आएगा 4, 1 तो अंदर रह गया ना। अब इधर के हिसाब से देखो तो बी में टोटल है 0.4, 1 तो अंदर गया तो इधर 0.3। अब आप मैच करो, 4 और 1 5 और 3 8, टोटल में 8 आ गया 0.8। तो ये कंसिस्टेंट डिफाइन हो गया ना, कोई लोचा ही नहीं हुआ पिछली बार की तरह। तो ऐसे भी देख सकते हो, ए यूनियन बी से भी कंपेयर करके देख सकते हो, ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन बी निकाल के उससे भी कंपेयर कर सकते देख सकते हो। कुल मिला के बात इतनी है कि दो सेट्स का या दो इवेंट्स का इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी उन दोनों इवेंट्स की अपनी अपनी पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटीज से इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी या तो छोटी होगी या बराबर होगी, और यूनियन की प्रोबेबिलिटी या तो बड़ी होगी या बराबर होगी। डन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 उससे भी आसान है, केवल आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। आपके पास रिलेशन होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए यूनियन बी। ये रिलेशन पता है ना। अब ये रिलेशन पता है तो इन चार में से कोई भी तीन चीजें दे दे तो चौथी चीज निकाल लोगे। हर एक क्वेश्चन में तीन चीजें गिवन है, गिवन है आपको। हाँ अगर तीन ना दे दो दें तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर आपको पता है इंटरसेक्शन के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज देगा, जैसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीज देगा वो, है ना। अदरवाइज ये तीन चीजें दे दो तो वैसे आप निकाल लोगे। ठीक है चलो जी, तो 1/3 प्लस 1/5 करना है। 15 एलसीएम आ गया, 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, 8, 8/15 में से 1/15 गया तो 7/15। ठीक है इधर आओ, देखो ये प्लस ये माइनस ये बराबर, प्लस माइनस बराबर, छोटे मोटे फिल इन द ब्लैंक से बचपन में करते थे जो। ठीक है तो देखो कौन सा कर रहे हैं अभी अपन, ये वाला। तो देखो अपने को ये वाली क्वांटिटी निकालनी है। ठीक है तो 0.35 में से इसको तो घटा दूं, 0.35 माइनस 0.25 कितना है 0.10। 0.10 को उधर भेजूंगा, 0.6 में से 0.1 माइनस हो जाएगा तो क्या जाएगा 0.5 हो गया। ठीक है ना, 85 में से 25। ठीक है अगला आ जाओ, इन दोनों को जोड़ो तो 0.85, 0.85 और ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस का। तो 0.85 में से 0.7 गया तो 0.15। मैच कर लो आंसर्स। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, एक आंसर ये है, तीन ही आंसर। ओ सॉरी ये नहीं, ये सही है। समझ आ गया, वेरी इजी। बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए बी। गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए और बी का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, ए यूनियन बी। और अब आप कहोगे कि सर आप तो अभी अभी कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और तीसरी चीज भी मिलेगी तो ही आप यूनियन निकाल सकते हो, इधर तो दो ही चीजें गिवन है। बात का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया यहीं का यहीं। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है, ये आपका सवाल है। आप बाय फॉर्मूला कैसे निकालते हो, टेल मी द फॉर्मूला, टेल मी द फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, तो आपके पास क्या क्या गिवन है टेल मी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो गिवन है 3/5, वो गिवन है 1/5,
बट ये गिवन नहीं है, नहीं है ना। सो 3/5 प्लस 1/5 जो गिवन है उसको जोड़ो, 4/5 माइनस, अब आप कहोगे सर कहीं से भी बस मुझे ये ला दो, ये ला दो तो हो जाएगा काम। तो आगे पढ़ो। A and B are mutually exclusive events. Also, it is given that also it is given that A and B are mutually exclusive events. That is, we can say that अगर A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या बात पता चली कि A इंटरसेक्शन B फाइ है, और उससे क्या बात पता चली कि इनकी प्रोबेबिलिटी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कोई कॉमन नहीं आया, कुछ एलिमेंट ही नहीं है, कुछ एलिमेंट ही नहीं है तो 0 प्रोबेबिलिटी। तो इस 0 को पुट अप करो वहां, सो आंसर विल बी 4/5 माइनस 0, यानी कि 4/5। आंसर मैच करो। समझ आया। तो इस तरीके से कुछ एक्स्ट्रा चीज दे देगा, वैसे नहीं तो 3 चीजें तो देगा ही, 3 में से 2 चीजें दी, एक चीज और मिसिंग कर दी, तो ऐसे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली। चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 भी कुछ ऐसा ही है। ई एन एफ आर द इवेंट्स जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर। तो इस वाले एक्सरसाइज में नहीं है, कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन क्वेश्चन मिसलेनियस में। ठीक है, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ का मतलब क्या होता है बेटा? इंटरसेक्शन। तो बस लैंग्वेज में हमको संभलना है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। ये 2 चीजें गिवन है, ये तीसरी चीज हमने पता कर ली, हो गया काम। अब जो भी पूछे निकालो। जैसे क्या पूछा है, सबसे पहले बताओ क्या पूछा है इसने। ई और एफ का मतलब क्या होता है? हम्म। क्या? इवेंट्स ई और एफ, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ का मतलब, ई और एफ का मतलब क्या होता है? ई यूनियन एफ। हाँ, ई और एफ का मीनिंग क्या? नहीं, ई और एफ का मतलब क्या होता है? ई और एफ, इवेंट ई और एफ, ई यूनियन एफ, है ना। उसका फॉर्मूला क्या होता है? ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तबीयत कैसे खराब कर रखी है इतनी ज्यादा? आने जाने में हो गई वनस्ली? कैसे जाते हो? वैन में तो कोई दिक्कत नहीं है, वैन को पैक नहीं करते क्या, खोल के जाते हो? क्यों खोल देते हो? उनको मारा को पकड़ के, बोला कि खिड़की उड़की नहीं खोलेगी। कि आप लोग कौन, कितने लोग जाते हो? 10 लोग पनसली के, मतलब कॉलेज के स्टूडेंट्स भी होंगे उसमें तो? सारे स्कूल के? 11th क्लास के? 12th के? 9th के भी? हद हो गई। 1/4 प्लस 1/2 माइनस इंटरसेक्शन एफ, देखो 1/8। सो 4 and 2 and 8 का एलसीएम 8। 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, 8 1 जा 8। सो 6 माइनस 1 5/8। ये तो खत्म कहानी। आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बस लैंग्वेज को डिकोड कर लो। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ। देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई को क्या कहोगे? ई डैश। एंड को क्या कहोगे? इंटरसेक्शन। नॉट एफ को क्या कहोगे? वेरी इजी। अब आपने सर ऐसा तो कोई फॉर्मूला बताया नहीं, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश। तो फिर मैंने आपको डी मॉर्गन्स लॉ बताया था, बताया था। 2 डी मॉर्गन्स लॉ जो आपको अगले कुछ क्वेश्चन में काम आएंगे, और आगे तो 12th में तो हमेशा ही काम आएंगे। डी मॉर्गन्स लॉ याद है क्या? इस अभी इस चैप्टर में भी बताया है, शायद नहीं बताया इस चैप्टर में। इस चैप्टर में नहीं बताया, लेकिन सेट्स वाले चैप्टर में तो उसको प्रूव भी किया है अच्छे से। ठीक है, सो यू शुड वॉच द वीडियोस प्रीवियसली। देखो, ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश होता है ई यूनियन एफ का होल डैश, और ई डैश यूनियन एफ डैश होता है ई इंटरसेक्शन एफ का होल डैश। ये हैं 2 डी मॉर्गन्स लो जो आपको याद रखना है। तो अभी ये 2 2 डैश हटा के कॉमन डैश बनाना है इसका, तो क्या कर दूंगा मैं? बोलो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश है ना, इंटरसेक्शन है ना, क्या हो जाएगा? यूनियन एफ का होल डैश बाय डी मॉर्गन्स लो, बाय डी मॉर्गन्स लॉ। डन। अब ई यूनियन एफ का होल डैश कैसे निकालें सर? अरे भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश निकालना नहीं सीखा क्या आपने? कैसे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऐसे ही तो है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। ई यूनियन एफ कैसे निकालें? क्यों निकाल रहा है? निकाली तो है। अब बैठ नहीं तो फिर से निकाल लेना, क्या फर्क पड़ता है? नहीं तो निकाली उसी क्वेश्चन में, तो जस्ट यूज दैट
1 minus 5/8 gives me 3/8. मैच द आंसर। दोनों आंसर सही है, 5/8 3/8। और देखो, अगर मैं कहता हूं कि या तो ई हो या एफ हो, और मैं कहता हूं ना तो ई हो ना एफ हो, तो दोनों बात एक दूसरे की उल्टी है कि नहीं है? मैंने कहा या तो ई होना चाहिए या एफ होना चाहिए। दूसरी जगह मैं कह रहा हूं नहीं नहीं, ना तो ई होना चाहिए ना ही एफ होना चाहिए। तो इधर और हमेशा नीदर नॉर का उल्टा होता है ना। तो पहला क्वेश्चन है इधर और, ई और एफ, या तो ई होना चाहिए एफ होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन उसका उल्टा है, नीदर ई नॉर एफ, एक तरीके से है ना तो ई होना चाहिए ना एफ होना चाहिए। तो इन दोनों का सम देखो बना रहा है ना 5/3/, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बात है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इवेंट्स ई एंड एफ आर सच दैट, अब इसी तरीके के क्वेश्चन है कुछ। अब आपको गिवन क्या है, नॉट ई और नॉट एफ गिवन है। आपको चेक करके बताना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, बस इतनी सी बात गिवन है, आपको चेक करके बताना है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, कौन से इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं बताओ? ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब तो होंगे, कब नहीं होंगे, पहले तो ये पता होना चाहिए, बताओ। जब इनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो होनी चाहिए। अगर ये है तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और अगर जीरो के अलावा कुछ और है तो फिर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो अब आपको बस ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी इस स्टेटमेंट से डिराइव करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी नॉट ई को क्या लिखोगे? नॉट ई को ई डैश, और को क्या लिखोगे? यूनियन। और नॉट एफ को क्या लिखोगे? एफ डैश। फाइन। कितना गिवन है? ठीक है, डी मॉर्गन लगाओ। बोलो क्या लिखूंगा इसको मैं डी मॉर्गन लॉ से? ई का होल डैश इक्वल टू 0.25 बाय डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अच्छा जी, अब यह डैश भी हटाना है। देखो पहले दो डैश का सिंगल डैश, अभी सिंगल डैश भी हटाना है मुझे। तो आप यूज करो कॉम्प्लीमेंट वाली प्रॉपर्टी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डैश क्या होगा बोलो? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 0.25। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अगर मैं निकालने चाहूँ, तो इसको उधर भेज दो नेगेटिव को पॉजिटिव, और 1 इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 1 माइनस 0.25 विच इज इक्वल टू 0.75। अरे जीरो आना चाहिए था, इंटरसेक्शन एफ तो 0.75 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। जीरो होता तो ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते। अगर जीरो नहीं आया, सो इवेंट्स ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डन। डन। क्लियर? समझ में आया ना? आपको पहले देखना है कि ई और एफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए आपको चाहिए क्या, ये चाहिए। अब ये कहां से आया? ये जो दिए रखा है उसमें से डिराइव करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ए एंड बी आर इवन सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए एंड बी गिवन है। ए एंड बी का मतलब वही ए इंटरसेक्शन बी गिवन है। ए इंटरसेक्शन मान लो उसको बी गिवन। ठीक है, अब आपको नॉट ए चाहिए, नॉट बी चाहिए, और ए और बी चाहिए। वेरी इजी। नॉट ए, नॉट ए कैसे निकलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए कैसे निकलेगी? नॉट ए का मतलब ए डैश, वो कैसे निकलेगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.42 है, क्या हो गया ये? 0.58 आंसर। दूसरा क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी कैसे निकलेगी बताओ? बी डैश, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश हो गई है ना? सो इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है? 0.48। सो इट इज लाइक 0.52। मैच कर लेना। और ए और बी का मतलब क्या होता है? यूनियन। यूनियन ही तो होता है ए और बी का मतलब। इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बाय फॉर्मूला इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटर तीनों ही चीजें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.42, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.48, और ए इंटरसेक्शन भी गिवन है 0.16। सो 8 और 2 10, 9, 0.90 में से 0.16, 90 में से 16 जाती है तो 74। मैच करो तीनों आंसर। तो वेरी इजी, ये पिछले तीन चार क्वेश्चन तो बड़े सरल निकले हैं ना। नॉट फीलिंग वेल? ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, पानी नहीं लेके आते हो ड्रिंकिंग वाटर बीच बीच में पीने के लिए? याद ही नहीं आता? ओके, इट रियली एक्ट्स एज मेडिसिन। अगर बीच बीच में दो दो घूंट पानी पीते रहो ना, एक एक घूंट भी पीते रहो ना, और ऐसी कंडीशन में, अभी क्या हो रहा है आपको, जुकाम और कुछ ऐसा हो रहा है ना, तो उसमें तो गला खराब है जुकाम में, पानी पीते रहा करो, गर्म पानी। ओके, चलो मंगाऊं?
क्यों? ओके, चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज सुनो, आगे बढ़ने से पहले अचानक से ख्याल आया, तो जो ख्याल आता है मैं छोड़ता नहीं हूँ, बता के ही रहता हूँ, है ना। ख्याल ये आया कि देखो, इसको ए डैश को मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को मैं लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ऐसे डिनोट करा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले जो पिछला क्वेश्चन था उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश था, उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट करवाया, ऐसे रिप्रेजेंट करवाया। तो बताओ, कुछ अलग नहीं लगा आपको, मतलब कुछ ऑकवर्ड नहीं लग रहा? बताओ क्या ऑकवर्ड लग रहा है, बताओ। इसमें तो ब्रैकेट के अंदर डैश लगाया मैंने और इसमें बाहर लगाया। अब मैं ब्रैकेट के अंदर नहीं लगा सकता, मजबूरी है। अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लगा दूं तो मीनिंग ही बदल जाएगा, उसमें तो फिर डैश केवल बी का रह जाएगा, बी का ही रह जाएगा। सो एक्चुअली क्या होना चाहिए फिर, अगर मैं अभी ये वाला लगा रहा हूं तो वो भी गलत है। एक्चुअली पता है क्या होना चाहिए? एक्चुअली ये होना चाहिए, ये वाला भी प्रॉपर गलत तरीका है, सही ये होना चाहिए। ब्रैकेट ये वाला लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, और इस बात की प्रोबेबिलिटी, जैसे यहाँ पे ए डैश एक इवेंट है, घटना है, उस घटना की प्रोबेबिलिटी। अब ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश चाहिए, होल डैश के लिए मेरे को ब्रैकेट लगाना पड़ रहा है, तो होल ब्रैकेट लगाया, होल डैश लगाया, तो अभी तो घटना ही पूरी हुई है ना। अब इस बात की प्रोबेबिलिटी भी तो चाहिए तुमको, तो एक बड़ा ब्रैकेट फिर से लगना चाहिए। हम जल्दीबाजी में लगा रहे हैं, गलत है। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है ना? ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18। इन क्लास 11th ऑफ स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथमेटिक्स। एक क्लास 11th ऑफ स्कूल है जिसमें 40% स्टूडेंट्स ने मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट चूज किया, 30% स्टूडेंट्स ने बायोलॉजी चूज किया, 10% ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों लेते हैं। इन दोनों की लड़ाई होती है, पीसीएम या पीसीबी, है ना। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड, उन सारे बच्चों में से एक बच्चा चूज कर लिया, क्या क्या संभावना है कि वो मैथमेटिक्स या बायोलॉजी दोनों में से किसी एक का सिलेक्ट होगा? सो इस पूरी प्रॉब्लम को एक बार आप सेट थ्योरी में चेंज कर दो, क्वेश्चन बिल्कुल ऊपर वाला है। ठीक है, देखो, 40% स्टूडेंट्स जो है मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं, तो अगर मैं मैथमेटिक्स स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स स्टडी करते हैं, है ना, उन स्टूडेंट्स के सेट को एम मान लूं, हाँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम 40%। सिमिलरली अगर जो बायोलॉजी स्टडी करते हैं उनको बी मान लो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्या हो जाएंगे, 30%। और जो दोनों दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? मैथमेटिक्स और वाले, यानी आपको चाहिए यूनियन, समझ गए? ठीक है, तो इसके कुछ स्टेप्स लिखते हैं अपन, एक मिनट रुको। चलो, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम को अपने को मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्लास 11th में 40% स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स पढ़ते हैं और 30% स्टूडेंट्स बायोलॉजी पढ़ते हैं, 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो अपन कुछ मान लेते हैं, देखो, लेट अस अज्यूम, लेट अस अज्यूम, ठीक है, एम, सबसे पहले मैथमेटिक्स के लिए एम ले लेते हैं, एम बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स, एम बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स। अभी आगे नीचे वाले क्वेश्चन सारे ऐसे कैसे ही हैं, तो मैं एक क्वेश्चन में स्टेप्स लिखवा रहा हूँ, बाकी मैं फिर सीधे उसमें कन्वर्ट करके सॉल्यूशन सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या हो गया ये? एम बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स, हु स्टडी मैथ्स, मैथमेटिक्स या तो, एंड एम के बाद फिर दूसरा कौन सा, बायोलॉजी, बी, बी द सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हु स्टडी, हु स्टडी बायोलॉजी। डन। So as per the given question, so according to the given data, according to the given data, जो m सेट हमने बनाया, है ना, उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m सेट कितने हो जाएंगे? उसने कितना कहा? 40%। 40% हो जाएंगे, जितने भी लोग हैं उसमें से 40% लोग इसमें 40%। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बायोलॉजी कितने हो जाएंगे? बायोलॉजी के क्या दे रखा है उसने? 10%, नहीं 30%, 30%। और फिर जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों पढ़ते हैं यानी कि बोथ मैथ्स एंड साइंस, है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं अपन, मैथ्स एंड बायोलॉजी, या फिर इस तरीके से एम इंटरसेक्शन बी, वो कितना है? 10%। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए कि प्रोबेबिलिटी चाहिए कि या तो ये निकले, तो अब इन पहले नंबरों को तीनों को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है। ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, हालांकि आंसर ये आएगा 40, 30, 10,
है ना, 40%, 30%, 10, लेकिन फिर भी हमको फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी ना, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना। तो नाउ a student is selected at random, इन सारे बच्चों में से एक स्टूडेंट सेलेक्ट हो गया। so probability so probability at the selected student study maths, ठीक है। इस बात को कैसे कहेंगे अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम। ये निकालेंगे कैसे अपन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 100%, ठीक है। सो 40% डिवाइडेड बाय 100%, कितना हो गया ये बताओ। परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 2/5, समझ आया, ठीक है। probability that the selected student study biology, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सो कितना है वो, 30% बाय 100%, परसेंट से परसेंट गया, 0 से 0 गया, 3/10, दैट मीन्स 3/10 ही लिख दो, या फिर 0.3 लिख दो। इसको भी आप एक्चुअली 4/10 को 0.4 लिखो, तो चलो कैसे भी लिख दो, तो परसेंटेज में पूछी है ना, तो वैसे तो डेसिमल में लिख दें तो ज्यादा सही लग रहा है मुझे ना, इसको अपन 0.4 लिख देते हैं, ठीक है। 0.4, और वो कितना हो जाएगा, 0.3, डन। और प्रोबेबिलिटी ऑफ द सेलेक्टेड स्टूडेंट स्टडी both मैथ्स एंड बायोलॉजी, मैथ्स एंड बायोलॉजी, इस प्रोबेबिलिटी को हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। और वो निकालेंगे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एम इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। ये कितना गिवन है, 10%, 10% बाय 100%, ये कितना हो जाएगा बताओ, 0.1। अब आपसे पूछा क्या है, ऊपर लिख देता हूँ ना, हमसे पूछा है प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट स्टडी मैथ्स और बायोलॉजी, देखो पढ़ो, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, ये तो पूछा है, ठीक है। तो एक तरीके से आपसे एम यूनियन बी पूछ लिया, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होगा वो, एम यूनियन बी। और निकालते कैसे बाय फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एम इंटरसेक्शन बी, ठीक है। सो स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एम कितना है, 0.4, फिर 0.3 माइनस 0.1, 4 में से 3 गए, 7 में से 1 गया तो 6, 0.6। देखो आंसर, फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया तो 3/5, या फिर डेसिमल फॉर्म में 0.6। समझ आया, तो कुछ भी नहीं था, ऊपर वाले क्वेश्चन नहीं था, बस वो लंबी चौड़ी रामायण लिखनी थी, इसको ये माना, उसको ये माना, उसको ये माना, ठीक है। हाँ बताओ, कोई भी चीज 100% ही होती है। जैसे मैंने कहा कि इस क्लास के 40% बच्चे जो हैं वो बाहर जाएंगे कोटा, तो 40% जाएंगे तो टोटल बच्चे तो 100% ही होंगे ना, उसके तो 40% सोच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी तो वही थी, 40% ही प्रोबेबिलिटी है, 40% को क्या लिखोगे, 0.4 ही तो लिखोगे। 40% को क्या लिखोगे, 40%, परसेंट को हटाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 करोगे, तो वही तो लिखोगे आप, 0.4। लेकिन फॉर्मेलिटी थी कि एक बार के लिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है, आपको डायरेक्टली क्या गिवन है कि क्लास के 11th के 40% बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, तो नंबर गिवन है, ये प्रोबेबिलिटी गिवन नहीं है। डायरेक्टली आपको प्रोबेबिलिटी देता है तो आप इसी को यूज कर लेते हैं, लेकिन उसने नंबर दिया, नंबर से प्रोबेबिलिटी निकालवाई, और निकलवा के फिर हमने आगे का प्रोसेस किया, हालांकि सेम निकली बट निकालनी तो पड़ी, ठीक है। चला नेक्स्ट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एंट्रेंस टेस्ट, अब सारे के सारे सही है, दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 एग्जामिनेशंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली चोज। अब देखो प्रोबेबिलिटी दे दी, पिछले क्वेश्चन में नंबर दिया था, आपकी बार डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी दे दी, मजे करो, 2 बार में नहीं करना आपको ना। और फिर रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम, आपने रैंडमली चूजन स्टूडेंट को सेलेक्ट किया है, अब उस वो जो आपने चूज किया है उसने पहला एग्जाम क्लियर किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.8, उसने दूसरा एग्जाम क्लियर किया, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.7, और उसने उन दोनों में से कम कोई एक एग्जाम तो क्लियर किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.95। तो एटलीस्ट वन का मतलब भी वो वही होता है, यूनियन,
एटलीस्ट वन का मतलब या तो ये किया है, जैसे मैंने कहा कि दो एग्जाम है, लेट्स से मैथ्स एंड बायोलॉजी है ना। अब अनुष्का ने मैथ्स क्लियर किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अनुष्का ने बायोलॉजी क्लियर किया, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अनुष्का ने कम से कम एक तो क्लियर किया। अब कम से कम एक क्लियर किया यानी कि या तो ये किया होगा या वो किया होगा, या दोनों भी किए होंगे तो चलेगा कम से कम में, तो वो यूनियन ही हो गया ना। यूनियन में हम क्या कहते हैं, या तो इधर हो या तो इधर हो या तो इंटरसेक्शन में हो। तो ये बस लैंग्वेज चेंजेस हैं, ये यूनियन की प्रोबेबिलिटी दे रखी है एक तरीके से। पिछली बार यूनियन की पूछी थी, अभी यूनियन की दे रखी है और बोथ की पूछ ली, यानी इंटरसेक्शन की पूछ ली। समझ गए? तो क्या है इसमें बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पूरी की पूरी चीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रैंडमली चूजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जामिनेशन इज 0.8। इस पूरी बात को क्या लिख सकता हूँ, लेट से दो इवेंट है, फर्स्ट एग्जामिनेशन को ए मान लेते हैं एंड सेकंड एग्जामिनेशन को बी। कैसे मानूंगा मैं, लेट द इवेंट ए बी दैट द सेलेक्टेड स्टूडेंट पासिस द फर्स्ट एग्जाम, लेट द इवेंट बी बी, लिख ही देता हूँ, बी बी मतलब वो बी और फिर बी ई वाला बी, ठीक है। लेट द इवेंट ए बी दैट द selected student passes the first exam, passes the first exam, ये तो मान लिया इवेंट ए। लेट द इवेंट बी बी द सेलेक्टेड स्टूडेंट passes the सेकेंड एग्जाम, ये तो मैंने मान लिया इवेंट्स। नाउ ये प्रोबेबिलिटीज डायरेक्टली गिवन है, हमारे लिए एक फायदा है, नंबर नहीं गिवन है, प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी गिवन है अपने को, है ना, क्या गिवन है 0.8, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी गिवन है 0.7, और एक चीज और गिवन है, पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम, प्रोबेबिलिटी द selected student passes at least one exam, at least one exam, ये भी गिवन है हमको। तो एटलीस्ट वन एग्जाम को अपन क्या लिख सकते हैं, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी गिवन है, कितनी गिवन है 0.95, ये गिवन है। तो आपसे अब क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट पासेस बोथ द एग्जाम्स, है ना, हमसे पूछ लिया द selected student passes both the exams, passes both the exams, ये पूछ लिया हमसे, ठीक है। तो कुल मिला के हमसे ये पूछ लिया ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आना चाहिए बेटा, ये क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। देखो जब ए यूनियन बी निकालना होता है तो ए इंटरसेक्शन भी माइनस करते हो, और जब ए इंटरसेक्शन बी निकालना होता है तो यूनियन भी माइनस करते हो। हमेशा थोड़ा फॉर्मूले में रख के देखोगे भी तीन चीजें मिसिंग, डायरेक्ट भी पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब ए यूनियन भी निकाल रहे थे इतनी देर, तो ए इंटरसेक्शन भी माइनस किया था, अभी इस बार ए इंटरसेक्शन भी निकालने की जरूरत पड़ रही है, तो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि फटाफट से हमने माइंड के अंदर ही फॉर्मूला चेंज कर दिया। अच्छा, ए यूनियन बी तो इधर है, वो गिवन है, ये पूछ लिया, तू इधर चल, तू इधर चल, तो ए यूनियन बी माइनस होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 0.8, 0.7 माइनस 0.95, 8 तो 7 15 होते हैं, 1.5 माइनस 0.95, तो 150 में से 95 गए तो 55, 0.55 चेक करो, समझ आया, कोई डाउट नहीं है। चलो 20th देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जामिनेशन, देखो कभी तो दो एग्जाम ले रहा है, कभी एक एग्जाम ले रहा है लेकिन दो सब्जेक्ट ले रहा है, बस इसे कंफ्यूज करेगा ना, ठीक है। तो अब की बार एक ही एग्जाम है फाइनल एग्जाम, लेकिन सब्जेक्ट्स हैं दो, इंग्लिश एंड हिंदी। सो स्टूडेंट विल पास, अभी भी प्रोबेबिलिटी दे दी, तो वजह करो, डबल स्टेप पे नहीं करना आपको ना। प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ की प्रोबेबिलिटी दे दी, यानी इंटरसेक्शन तो दे दी। अच्छा, दोनों में से कोई पास नहीं करेगा, इसकी 0.1 है, ना तो ये करेगा और ना ही वो करेगा। अब इस बात को तोड़ मरोड़ के उसमें लिखना पड़ेगा, है ना, बस वो लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी। अच्छा, इंग्लिश एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी भी दे दी, अब हिंदी एग्जाम पास करने की प्रोबेबिलिटी पूछ ली। तो इंग्लिश को ई ले लेते हैं, हिंदी को एच ले लेते हैं, शुरू करें। let the events h be that uh, the student will pass, the student will pass फाइनल एग्जाम इन हिंदी। अच्छा, पहले इंग्लिश था क्या, पहले इसमें क्या दे रखी है, इंग्लिश पूछा है, हिंदी इंग्लिश दे रखा है, तो इंग्लिश पहले लो फिर, है ना, चेंज कर देता हूँ। ओके, जिसमें विल पास फाइनल एग्जाम इन इंग्लिश,
ये तो ई ले लिया हमने, और ई के बाद हिंदी, एच ले लेते हैं अपन। द सेलेक्टेड स्टूडेंट विल पास फाइनल एग्जाम इन हिंदी। ये तो हो गए दो इवेंट्स। द बेस्ट पार्ट इज कि हमारे दो इवेंट्स का ही है कोर्स, 3-4 इवेंट्स का नहीं है ना, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा कोर्स वो हो जाता, मतलब सिस्टम है ना। ठीक है, अब आपको क्या क्या गिवन है? आपको गिवन है प्रोबेबिलिटी किस किस की गिवन है कि जो बच्चा है बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में पास करे, यानी प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट विल पास, है ना, बोथ विल पास इन फाइनल एग्जाम में, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। विल पास फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। ये आपको गिवन है। क्या गिवन है? 0.5। ये आपको 0.5 गिवन है। अरे हम्म। तो इस बात को, इस पूरी बात को हम बोथ वाली बात को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ई बोथ है ना, इंटरसेक्शन एच, तो ई इंटरसेक्शन एच 0.5 गिवन है। इतनी सी बात है जिसको घुमा फिरा के इसने ऐसे कह दी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगेन अगली चीज क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट विल नीदर पास, ना तो ये पास करेगा ना वो, या तो दोनों करेगा, दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर, नीदर मतलब ना तो इंग्लिश ना हिंदी। द स्टूडेंट विल पास नीदर इन इंग्लिश नॉर इन हिंदी, नीदर इन इंग्लिश नॉर इन हिंदी। ये भी गिवन है कितना? 0.1। अब इस बात को तोड़ के मरोड़ के बताओ कैसे अपन मैथमेटिकली डिफाइन करेंगे, इस स्टेटमेंट को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सोचो। यूनियन लगेगा। देखो आप इसका मतलब बताओ, हिंदी मतलब बताओ। ना तो इंग्लिश, ना ही हिंदी। तो इंग्लिश भी पास नहीं करे, साथ में हिंदी भी पास नहीं करे, तो काम तो दोनों कर रहा है ना। इंग्लिश नहीं पास करने का भी काम कर रहा है और हिंदी नहीं पास कर, जब दोनों काम कर रहा है तो एंड का उसमें फीलिंग है, यानी कि इंटरसेक्शन। ठीक है ना। यूनियन कब लगता है? जब या तो ये काम हो या फिर ये काम हो। अभी इधर तो दोनों काम हो रहे हैं। दोनों काम कौन से? इंग्लिश नहीं पास करने का काम भी हो रहा है और हिंदी भी नहीं पास करने का काम हो रहा है। सो इंग्लिश पास नहीं होने का काम ऐसे होगा, ई डैश से, और इंटरसेक्शन हिंदी पास नहीं होने का काम कैसे होगा? एच डैश से। भाई ई डैश भी चाहिए, इंग्लिश भी पास नहीं होनी चाहिए, एच डैश भी चाहिए, हिंदी भी पास नहीं होनी चाहिए, और इंटरसेक्शन क्यों? क्योंकि दोनों चाहिए। समझ गए? अभी क्लियर है? ठीक है, अब इसमें से डी मॉर्गन फ्लो से इसको तोड़ना मरोड़, अच्छा इसको गिवन कितना है ये देख लो, 0.1। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं मरोड़ते हैं। सो इसको बोलो डी मॉर्गन फ्लो से कैसे लिखूंगा मैं? ई यूनियन एच का होल डैश इक्वल टू, ब्रैकेट लगा हुआ वाला बताया था ना मैंने, 0.1। ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच। तो डैश का काम ही खत्म हो गया, अब तो सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया ये। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच भी निकाल लो, क्या निकलेगी? ई यूनियन एच कैसे निकलेगी? ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, तो 1 माइनस 0.1 यानी कि 0.9। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आगे आपको एक और चीज गिवन, इंग्लिश के पास होने की प्रोबेबिलिटी। द स्टूडेंट विल पास इन इंग्लिश, स्टूडेंट विल पास इन इंग्लिश। ये कितनी गिवन है? अब इसको तो सिंपली क्या लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। इंग्लिश कह रहा है तो ई। अच्छा इंग्लिश ओनली कहता तो बात में फर्क आ जाता। देखो इंग्लिश का है ना, इंग्लिश का है ना, तो है ई, लेकिन इंग्लिश ओनली कह देना तो फिर क्या है पता है? ई माइनस एच, वो दूसरा वाला घटाना पड़ेगा, या तो ऐसे लिखो या फिर ई इंटरसेक्शन एच डैश ऐसे लिखो। क्योंकि दो ही सब्जेक्ट्स मौजूद है ना यहाँ पे सब्जेक्ट कितने मौजूद है? इंग्लिश और हिंदी। तो मैंने कहा कि एक बच्चा इंग्लिश पढ़ता है तो इंग्लिश पढ़ने की जानकारी दी है, हिंदी नहीं पढ़ने की जानकारी थोड़ा ना दी है, वो हिंदी भी तो पढ़ सकता है। जैसे मैंने कहा कि अनुष्का जो है, मेरे को तो ये पता था कि मैथ्स पढ़ती है, लेकिन मुझे, मैंने ऐसे थोड़ा ना कहा था कि वो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ती है ना। अब मैं कहूँ अनुष्का इंग्लिश मैथ्स ही पढ़ती है बस, अब मैथ्स ही पढ़ती है दैट मीन वो इकोनॉमिक्स और बाकी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ती है ना। तो फिर उसको क्या लिखूंगा? एम माइनस इकोनॉमिक्स के लिए ई, या जो भी
लेटर अपन यूज करें। तो ओनली वर्ड लगते ही थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है ना, और ओनली नहीं लगे तो सिंपली ई। ठीक है, इस ई के अंदर और इंटरसेक्शन भी शामिल हो सकते हैं, ये सिंपली ई है, ई के साथ एच का इंटरसेक्शन हो सकता है, लेकिन ई ओनली लिख दिया ना तब इंटरसेक्शन अलाउड नहीं है, समझ गए। तो कभी सोचा था कि ओनली वर्ड मतलब ग्रामेटिकल वर्ड्स में मैथ्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है कितना गिवन है बताओ, 0.75 डन। अब आपसे पूछा क्या है, फाइनली आपसे जो पूछा है उसको निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट विल पास इन हिंदी, यही तो पूछा है, स्टूडेंट विल पास इन हिंदी। तो विल पास इन हिंदी लिखा है, हिंदी ओनली थोड़ा ना लिखा है, हिंदी लिखा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अगर हिंदी ओनली कहता तो फिर वो वही करना पड़ता क्या, एच माइनस ई करना पड़ता, इंग्लिश वाले को हटाना पड़ता। ठीक है डन। तो अभी लेकिन नहीं करना। तो ये आपसे पूछ लिया गया है, अब ये पूछ लिया गया तो जो जो चीज आपको गिवन है वो उसको यूज करो। तो आपको फॉर्मूला लगाता हूं, देखो इस ब्लॉक में मैं, हमको पता है फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एच का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। तीन चीजें दे रखी हैं, चौथी चीज पूछ ली, ई इंटरसेक्शन एच। ई यूनियन एच की प्रोबेबिलिटी 0.9 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज गिवन एज 0.75 एंड पी तो पूछिए। हेलो, अभी 7 बजे आ रहा है वो, मोनित आ जाना अभी 5-10 मिनट बाद। ठीक है, ठीक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एच ये बताओ, बताओ 0.5 कहाँ दिख रही है, ऊपर ही ऊपर दिख रही है। ओके ठीक है, दिख रही है ऊपर ही ऊपर, चलो बच्चों को मैं भी दिख जाऊं। 0.5, तो यहाँ से एक चीज मिसिंग है, बस उसको फाइंड आउट करो। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ देखो 0.7 माइनस 0.5 कर लो, 0.9 तो उधर ही रहने दो, और 0.7 माइनस 0.5 कितना होता है 0.2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। सो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच हो जाएगा 0.9 माइनस 0.2 विच विल गिव मी 0.7 आंसर। चेक करो। हम्म, अरे 0.75 है, कौन कह रहा है 0.75 भी तो लगाओ। क्या, डेटा को गलत रीड किया हमने, तो इसको सही कर दो। 0.75 में से 75 में से 50 गए तो 25 बचे, 0.25 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच, तो 25 ही माइनस होंगे, 0.90 में से 0.25 माइनस होंगे तो 65, 90 में से 25 गए तो 65, 0.65 डन। अभी ये गलत है, 0.65। चलें लास्ट क्वेश्चन की तरफ, एक और इसके बाद कर दूं डिलीट। वैसा ही क्वेश्चन है, करीब करीब पढ़ते हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, जब 60 बच्चों की पूरी क्लास है, तो मुझे बताओ ये 60 बच्चे क्या हैं, ये पूरे सैंपल स्पेस के बच्चे हैं। ठीक है ना, पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए ये क्या डेटा है ना, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। 30 लोगों ने एनसीसी के लिए ऑप्ट किया, लेट से एनसीसी को इवेंट ए मान लें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, अब की बार प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है, अब की बार वापस नंबर पे आ गया ना, पहले क्वेश्चन में नंबर पे आया, फिर बीच के कुछ क्वेश्चन में सीधे सीधे प्रोबेबिलिटी दे दी, अब वापस नंबर पे आया, तो अब पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और फिर आगे काम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। और एनएसएस, एनसीसी अलग होता है, एनएसएस अलग होता है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, आपको पता है क्या होता है एनसीसी एनएसएस, नहीं वो परेड वरेड करते हैं। हाँ, डिफरेंस क्या है वो मुझे पता नहीं है ना, ठीक है, तो पता होना चाहिए, वैसे मुझे भी पता होना चाहिए, गलती है मेरी। सो 32 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनएसएस, तो एनएसएस को लेट द सेट बी को अपन मान लेंगे, वो उन बच्चों का सेट जिन्होंने एनएसएस ऑप्ट किया है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा आपका 32, और 24 बच्चे हैं जिन्होंने दोनों के लिए ऑप्ट किया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 24, दोनों के लिए बोथ। ठीक है डन। अब इनमें से एक बच्चा सेलेक्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको अलग अलग अलग। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अब इसके स्टेप्स लिख लोगे अपने आप, क्या लिखोगे, लेट द सेट ए बी, let A be the set of those students who opted for NCC, let B be the set of those students who opted for NSS. So as per the given data, n of S, total number of students 60 है, तो n of S हो जाएगा 60, n of A हो जाएगा 30,
ठीक है, एन ऑफ बी हो जाएगा 32 और बोथ हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यानी 24। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 इज द स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएस। देखो अभी नंबर है हमारे पास, है ना, तो नंबर से मैंने क्या कहा था, पहले आपको प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले आप प्रोबेबिलिटी बनाओ। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ, या निकाल लेता हूँ इस पार्ट में मैं, है ना। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकलेगा बोलो बच्चे? एन ऑफ ए डिवाइड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए कितना है आपका 30 और वो कितना है 60, सो 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बोलो? 32 डिवाइडेड बाय 60, वो कितना होगा? क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, number of elements in the set B divided by number of elements in the sample space. So 32 divided by 60, इसको काटेंगे, किससे कटेगा? 4 से कट जाएगा क्या? 4 8 जा 32, 8 बाय 15, तो लेट से उसको भी अपन 1/2 लिख देते हैं फिर, है ना, 1/2, 1/2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी निकालो लगे हाथ, क्योंकि देखो अभी अपन प्रोबेबिलिटी में काम कर रहे हैं तो सबको पहले प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना जरूरी है। ठीक है, एन ऑफ एस। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन भी कितने? 24/60। सो ये 12 से कट रहा है, 12 2 24, 2/5, डन। तो प्रोबेबिलिटीज निकाल ली, तीनों को प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर लिया। अब आ जा तू, तेरे से जो भी तेरे से जो पूछना चाहता है बता देंगे हम। द स्टूडेंट ऑप्टेड, मतलब इस चीज की प्रोबेबिलिटी चाहिए, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, है ना। इस बात को मैं कैसे लिख सकता हूँ वो सोचना है। एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी यानी क्या था? ए, तो ए और बी हो गया, ए और बी हो गया एक तरीके से, और ए और बी का मतलब ए यूनियन बी हो गया, निकल सकता है आसानी से। ठीक है, सो ये निकल जाएगा ए यूनियन बी, और वो निकल जाएगा फॉर्मूले से ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, तीनों ही चीजें हैं हमारे पास। सो 1/2 प्लस 8/15 माइनस का 2/5। सो यहाँ से 15 ही एलसीएम आएगा तीनों का, राइट। 15 क्यों आएगा? 2 भी तो है, 15 2 जा 30 आएगा एलसीएम, 2 15 एंड 5 का। ठीक है ना, सो 15 2 जा 30, 15 2 8 जा 16, और 5 6 जा होता है तो 12 जा, तो 15 एंड 16 कितना हुआ? 31। 31 में से 12 गया तो 19, 19/30 तो आ गया पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड नीदर एनसीसी नॉर एनसीएस, ना तो ये ना वो। तो 100% देखो, या तो ये या वो का उल्टा होता है, ना तो ये ना, नीदर नॉर का उल्टा इधर हो, तो 1 - 19/30 आएगा आंसर। क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाना चाहिए, आप भले करो पूरा डिफाइन करो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते आपको पता नहीं। यार पिछली बार जो पूछा था ना उसका उल्टा पूछ रहा है। पिछली बार क्या पूछा था? या तो एनसीसी होना चाहिए या एनएसएस होना चाहिए, अब कह रहा है ना तो एनसीसी होना चाहिए ना एनएसएस होना, तो जस्ट उसका उल्टा हुआ। चलो जी, तो सेकंड क्वेश्चन को अपन करते हैं डिकोड। इसको लिखूंगा मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर एनसीसी, नीदर एनसीसी यानी ए डैश, अब ए डैश भी चाहिए और साथ में बी डैश भी चाहिए, तो इंटरसेक्शन यानी कि एंड लगा सकता हूं, ए डैश एंड बी डैश लिख सकता हूं उसको मैं। एंड इट इज लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, एंड इट इज लाइक बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ क्या हो जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ए यूनियन बी का होल डैश की प्रोबेबिलिटी, और इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आप ऊपर निकाल चुके हो, तो 1 - 19/30, सॉरी 19/30, सो 30 - 19 होता है 11/30, डन। कोई डाउट नहीं है? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी। ये आ गया अच्छा क्वेश्चन, एनएसएस तो होना चाहिए लेकिन एनसीसी नहीं होना चाहिए, सो एनएसएस माइनस एनसीसी, समझ गए? ठीक है, इसको कैसे डिकोड करें, जगह ही नहीं बची कहीं, यहां कर देता हूं, देखो थर्ड वन। एनएसएस के लिए क्या है हमारे पास? बी, तो ये तो होना चाहिए, लेकिन साथ में ये नहीं होना चाहिए, ए नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको पता है क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, जो नहीं होना चाहिए उसका डैश लो।
अब देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि होल डैश नहीं है, केवल एक ही डैश है ना, सिंगल ब्रैकेट से काम चल जाएगा। अब बी इंटरसेक्शन ए डैश कैसे निकालेंगे, सवाल ये है, पता लगा सकते हो, बताओ। बी इंटरसेक्शन ए डैश कैसे निकालेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, बी की तो पूरी चाहिए, माइनस ए डैश की इंटरसे मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन इसमें से हटाना है, समझ गए क्या? ए और बी का इसमें से इंटरसेक्शन हटाना है। भाई बी माइनस ए कैसे करते हैं, तुम खुद बताओ। बी माइनस ए ऐसे करते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स है वो बी में से हटाते, जो बचते हुए मिलते हैं, तो बी के तो सारे आते, बस इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स हट जाते, समझ गए? ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है हमारे पास, 8/15 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कहाँ है 2/5। So 2/5, 8/15. 15 will be the LCM. 8 minus 5 3 15, 3 2 6, 8 minus 6 यानी 2/15। मैच करो आंसर। पहले का आंसर 19/30, दूसरे का आंसर 11/30, तीसरे का आंसर 2/15। फ्रैक्शनल फॉर्म में ही है कि डेसिमल में, वो भी देख फ्रैक्शनल, तो यही आंसर है। डन, एक्सरसाइज ओवर। सो इजी एक्सरसाइज थी, अभी तक प्रोबेबिलिटी आपको मुश्किल नहीं लगी होगी। कुछ एक अच्छे क्वेश्चंस अब आपको मिसलेनियस में है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जहाँ यूज आ जाता है। अभी इस एक्सरसाइज में तो एक ही क्वेश्चन मिला अपने को परमुटेशन में, आगे बहुत सारे हैं, ठीक है। चलो कर दूं बंद। So we will start miscellaneous exercise in the next session, in the tomorrow morning session. Okay. Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning. And